मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 लॉ ऑफ इक्विटी हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हम एक और मैक्सिम हम देखेंगे जिसका नाम है डिले डिफीट्स इक्विटी। कि मतलब अगर आपने इक्विटी क्लेम करनी है लॉ ऑफ इक्विटी से या कोर्ट ऑफ इक्विटी से तो आपने टाइमली जाना है वहाँ पे। अगर आप डिले से जाएंगे तो आपकी इक्विटी जो है वो डिफीट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन की तरफ हम लोग आएंगे। इक्विटी ऑलवेज असिस्ट दोज हु आर एक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट्स। इक्विटी हमेशा उनके लिए काम करती है या उनके लिए असिस्ट करती है जो एक्टिव होते हैं अपने राइट्स लेने के लिए। इट डज़ नॉट असिस्ट दोज हु आर केयरलेस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट्स। ये उसके लिए काम नहीं करती जो लोग केयरलेस होते हैं। ये नहीं है कि आपका राइट आज इन्फ्रिंज हुए आप 10 साल बाद जाके इक्विटी से को आप रिलीफ क्लेम करें, इक्विटेबल रिलीफ क्लेम करें तो आपको जो है ना रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि होता है डिले डिफीट सिक्योरिटी। वंस द पार्टी हैज़ बीन रॉन्ग्ड, वंस अगर एक पार्टी के साथ रॉन्ग हो गया है, दे मस्ट एक्ट रिलेटिवली एंड सेफली टू प्रिजर्व देयर राइट्स बिकॉज डिले डिफीट सिक्योरिटी। जैसे किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश हुआ या किसी का कोई रॉन्ग कमिट हुआ, उसी वक्त वो जाके रिलेटिवली और स्विफ्टली जाके उस वक्त अपने राइट्स को प्रिजर्व करे, क्योंकि डिले जो होता है वो डिफीट कर देता है इक्विटी को। दिस मीन्स दैट द पार्टी हु डिलेज इन एनफोर्सिंग देयर विल नॉट बी एबल दे विल नॉट बी एबल टू सी एनी इक्विटेबल रिलीफ। अगर वो डिले कर देते हैं तो उनको कोई इक्विटेबल रिलीफ नहीं मिलेगा। इक्विटी इज़ अगेंस्ट द डिले अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। इक्विटी क्या है, हमें हर सर्कमस्टांसेस के अंदर ही डिले के जो है ना खिलाफ है। इफ़ अ पर्सन डिलेज हिज राइट देन ओनली गुड फेथ कैन हेल्प हिम। अगर किसी बंदे का कोई डिले हो गया और गुड फेथ, अगर उसने गुड फेथ में कोई डिले हुआ तो वो उसको हेल्प कर सकता है। वो कह सकता है मैं मुल्क से बाहर था, मुझे अवेयर नहीं था। हम देखेंगे जब नीचे के कहाँ पर डिले इग्नोर किया जा सकता है। इफ़ दैट गुड फेथ इज़ आल्सो नॉट प्रेजेंट देन द कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज फेवर। अगर गुड फेथ भी नहीं है तो कोर्ट उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिस ऑफ मैक्सिम, इट इज़ बेस्ड ऑन लैटिन मैक्सिम। ठीक है, एक लैटिन मैक्सिम है, इसको आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर पेपर में इसके इसी तरह ही पूछा जा सकता है। ठीक है, वेजिटिम्बस नॉन, ये लैटिन टर्म है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मीन्स दैट इक्विटी एड्स द विजिलेंट नोट दोज हु स्लीप ऑन द वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। वो कहता है इक्विटी जो बंदा विजिलेंट होता है, जो बंदा एक्टिव होता है, उसको एक ऐड कर सकती है। इक्विटी उसको कभी भी ऐड नहीं करेगी जो अपने राइट्स के ऊपर सो जाता है, या राइट्स के जब उसके वायलेट हुए हैं तो तब वो सो जाता है। मीनिंग ऑफ द मैक्सिम, इट मीन्स दैट इफ अ पर्सन इज लेजी टू क्लेम द रेमेडी फॉर द रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट हिम देन द कोर्ट विल रिफ्यूज टू ग्रांट हिम एनी लीव। ठीक है, अगर कोई बंदा लेजी है तो ग्रांट उसको कोर्ट से ग्रांट नहीं करेगी। अच्छा, अब हमारे पास एक केस लॉ है स्मिथ वर्सेस क्ले, इसको हम लोग देखेंगे। इन दिस केस अ पार्टी हैज़ बीन slow in the demand of the remedy for wrong, so it was held that the court of equity has refused aid where the party has slept over his right for the great length of time. When delay has resulted in destruction and loss of evidence, so it is destroy the right of remedy. जबकि अगर क्योंकि डिले होता है, डिले से क्या होता है कि लॉस ऑफ एविडेंस हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई रिजल्ट में कोई डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी की, तो आपके जो रेमेडी का राइट होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस नेग्लिजेंस, इसमें ये चीज़ भी डिले विच इज़ सफिशिएंट टू प्रिवेंट द पार्टी फ्रॉम ऑब्टेनिंग एन इक्विटेबल रिलीफ कॉल्ड लैचेस। डिले जो होता है वो जो सफिशिएंट होता है, किसी भी पार्टी को प्रिवेंट करता है अपने इक्विटेबल रिलीफ लेने से, उसको हम लैचेस कहते हैं। मतलब बेसिकली हम डिले को ही लैचेस कहते हैं। अ प्लेंटिफ हु इज़ गिल्टी ऑफ लैचेस एंड अनरीजनेबल डिले इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू इक्विटेबल रिलीफ। अब जो बंदा डिले करता है, जो लैचेस करता है, ठीक है, वो अनरीजनेबल डिले करता है, वो एंटाइटल नहीं होता कभी भी इक्विटेबल रिलीफ के लिए। It is defined as neglect to assert a right and claim with the lapse of time operates in bar and court of equity. अच्छा, अब ये होता है बेसिकली निग्लिजेंस। अब किसी का राइट वायलेट हुआ, इसने निग्लिजेंस शो किया, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे इस चीज़ को। तो अगर इसने अगर किया है तो ठीक है, अगर उसने इसको निग्लिजेंस शो किया कि उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है कि देख लेंगे बाद में जब टाइम आएगा, या बाद में उसने तक क्लेम ही नहीं किया, जब उसने क्लेम नहीं किया तो उसका राइट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसने डिले किया। एसेंशियल्स ऑफ लैचेस, लैचेस के एसेंशियल्स क्या होते हैं बेसिकली। कॉन्सेंट, सबसे पहले एक्विजेंस हम उसे कहते हैं। एक्विजेंस मीन्स अवेयरनेस ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द वायलेशन ऑफ हिज राइट। ठीक है, अब अवेयर था, उसको पता था कि मेरा राइट वायलेट हो गया, एंड नॉट रेडी टू टेक लीगल एक्शन इन दिस रिगार्ड, और वो तैयार नहीं होता रहे कोई लीगल एक्शन लेने के लिए, कहता कि मैं लीगल एक्शन नहीं लेता, और ही हैज़ वेव्ड हिज राइट इज़ आल्सो कैन बिकम द कॉजेज ऑफ लैचेस। तो ये अगर बंदा कोई चीज़ ये दो तीन चीज़ें करता है, अवेयर होता है अपने राइट्स के बारे में, फिर भी रेडी नहीं होता, अपना राइट वेव कर देता है, तो ये बेसिकली एक तरह का लैचेस में आता है। समझा जाता है कि उसने अपना क्लेम नहीं करना और जो डिले हो गया। ठीक है, पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट, अब इसमें पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट कैसे है। कोर्ट ऑफ इक्विटी विल नॉट अलाउ द लेटेंट टू क्लेम। ठीक है, लेटेंट टू क्लेम बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, किसी को आपको कोई लेट आया तो उसको नहीं कर सकता। डिफेंडेंट में लॉस नेसेसरी एविडेंस, अब इससे होता क्या है, कोई नेसेसरी एविडेंस वगैरह आपका लॉस हो सकता है।
कोई फॉर रेजिस्टिंग द क्लेम, ठीक है, अगर उसने किसी क्लेम को रेजिस्ट करना है डिफेंडर की तरफ से कोई हो सकता है। इन दिस इक्विटी विल नॉट सेटअप दिस केस, और इसके लिए जो इक्विटी है ना सेटअप कोई केस ऐसा नहीं करती, क्योंकि जहाँ पे डिले हो गया वहाँ पे लॉस ऑफ एविडेंस हो जाता है, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोई डिफेंडेंट के पास कोई भी चीज़ भी नहीं होती अक्सर, क्योंकि अगर आज आपका हुआ है, आज आपका किसी ने राइट इन्फ्लुएंस किया, आज किसी को आप डिस्पोजेस कर दिया, आप 10 साल बाद चले जाएंगे, किसके पास क्या राइट होगा, किसके पास क्या एविडेंस होगा कि आपने उसने डिस्पोजेस किया था, नहीं किया था, या कुछ भी था। व्हेन डिले इज़ फेटल, कब डिले जो होती है ना फेटल हो जाती है। फॉलोइंग आर द केसेस, ये केसेस हैं जहाँ पे व्हेन डिले इज़ फेटल फॉर द पार्टी, डिले उसके लिए फेटल होती है, जानलेवा से एक तरह की होती है। विच हैज़ बीन डिज़ायर फॉर ऑफ इन्फोर्सिंग इज राइट, ठीक है, जो बंदा डिज़ायर कर रहा होता है इन्फोर्सिंग के लिए। लॉस ऑफ एविडेंस, व्हेन द अवेलेबल एविडेंस इज लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ डिले, जब कोई एविडेंस लॉस्ट हो जाता है तो वो डिले वैसी फेटल हो जाती है। A filed a suit against B in the equity court, then was delay filing the suit due to which the evidence of A as claim burnt as A's office due to fire. Now B can get dismissal of the case on the basis of this maxim. तो उसको डिले किया उसने और उसका क्या बर्न हो गया, एविडेंस आ रहा, तो उसने कहा ठीक है जी, आपको कोर्ट ऑफ इक्विटी आपको कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए। वेवर ऑफ हिज राइट, when the other party including assumed due to one conduct for delaying the filing the suit is waived his right। अब इससे क्या समझता है, डिले कैसे फेटल हो जाती है, फेटल करती है चीज़ों को कि इस तरह करती है कि देखें उससे लोगों को यही लगता है कि यार इसने अपना राइट वेव कर दिया, ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहता तो मतलब इसने अपना राइट छोड़ दिया, इसने उसको वेव ऑफ कर दिया। डेथ ऑफ द विटनेस, अब अगर आपने डिले किया उसकी वजह से हो सकता है कि दरमियान में जो विटनेस थे उनकी डेथ हो गई हो, ठीक है, कोई ऐसा विटनेस होना चाहिए। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं कि मैक्सिम कहाँ पे अप्लाई होगा। दिस मैक्सिम इज अप्लाइड ऑन वेयर द राइट एग्जिस्ट एंड देयर द राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, कोई ऐसा राइट होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। उसके बाद ये द मैक्सिम कैन बी अप्लाइड वेयर द रॉन्ग हैज़ बीन डन एंड द राइट हैज़ बीन वायलेटेड, वहाँ पे जहाँ पे रॉन्ग डन हुआ और राइट आप किसी का वायलेट हुआ हो, ठीक है। द मैक्सिम हैज़ बीन अप्लाइड वेयर द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ और ब्रीच ऑफ लॉ। अब इक्विटी कोर्ट्स में ऐसे भी आपको पता है कि जब कॉमन लॉ में कोई चीज़ नहीं होती तब इक्विटी के पास आया जाता है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जब लॉ कोई ऐसा प्रोवाइड रिलीफ ना कर रहा हो तब आप आ सकते हैं इक्विटी के पास। लिमिटेशन ऑफ द मैक्सिम, मैक्सिम की कहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, द मैक्सिम इज नॉट अप्लाइड वेयर द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज एक्सप्रेसली। अच्छा, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्सप्रेसली किसी चीज़ के बारे में कर दिया कि यार आप इसमें डिले ले सकते हैं, इसके ऐसा अगर केस होगा उसमें डिले ले सकते हैं, या इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं तो ठीक है, तो फिर उन एक्सेप्शंस को देखा जाएगा, ठीक है। एंड इफ द लॉ ऑफ द लिमिटेशन प्रोवाइड दैट द क्लेम कैन बी असर्टेड आफ्टर एलिमिनेशन देन सच सिचुएशन मैक्सिम डज नॉट अप्लाई, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। इफ the cause of action the contract the defendant must be brought before the court within 6 years, in tort within 3 years and land matters must be brought within 12 years, ठीक है। तो एग्जांपल ये लॉ ऑफ लिमिटेशन की हैं कि इतना इतना अगर कहा हुआ है, ठीक है, और अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन को एक्सेप्शन कर देता है कि यार अगर इन केसेस में कोई एक्सेप्शन हो जाती है और उन केसेस में कहीं भी फॉल कर जाते हैं तो लॉ ऑफ लिमिटेशन को फिर फॉलो किया जाएगा। नॉन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, वेयर द लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई बट केसेज आर गवर्न बाय द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ लैचेस, ठीक है, ये वहाँ पे अप्लाई, वहाँ पे मैक्सिम लिमिटेशन है जहाँ पे नॉन एप्लीकेशन, जहाँ पे लॉ की एप्लीकेशन नहीं होती, वेयर द लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई, लॉ ऑफ लिमिटेशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है, कोई ऐसा है वहाँ पे लिखा है एक्सप्रेसली तौर पे नहीं लिखा होगा इतने अरसे में आप लेके आएंगे तब, बट द केसेस आर गवर्न बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ लैचेस, ठीक है, ऑर्डिनरी रूल्स में जो मतलब एक आम तौर पे समझा जाएगा कि अच्छा ठीक है, अगर किसी का ऐसा कुछ टॉट हो गया तो आप अगर 10 साल में ले आएंगे तो ठीक है, तो अगर वो बंदा एक ऑर्डिनरी तौर पे अगर वो 11 साल में भी लेके आता है तो फिर उसको ये नहीं कहेंगे, ठीक है, फिर उसको ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे। जहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटेशन बिल्कुल एक्यूरेटली है कि यार ये केस आपने 3 साल में ही लेके आना है तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। एनालॉजी, वेयर द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई बाय मेजॉरिटी, एनालॉजी एक ड्रॉ करके सिमिलरिटी को करके, अच्छा इस केस अगर इस तरह का केस आ गया तो ये होगा, अच्छा इस तरह के केस में भी चलो लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई हो रहा है, तो जब तक एक्सप्रेसली लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं होगा तब तक ये अप्लाई नहीं होगा। सरकमस्टांसेस वेयर डिले इग्नोर्ड बाय कोर्ट, ठीक है, सरकमस्टांसेस जब डिले को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। वेयर प्लेंटिफ वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज राइट, जहाँ पे प्लेंटिफ अपने राइट्स के बारे में अवेयर ही नहीं था कि यार ये मेरा राइट है। वेयर प्लेंटिफ वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज लीगल पोजीशन, जहाँ पे वो अपनी लीगल पोजीशन के नहीं, अच्छा मैं इसके लिए इंटाइटल हूँ, ये मुझे उससे पता ही नहीं था कि मैं इसके लिए इंटाइटल हूँ। प्लेंटिफ वाज माइनर, ठीक है, प्लेंटिफ वाज माइनर था, कोई इंसेन था, ठीक है, उसने फिर जब बाद में ठीक होकर केस किया तो वो डिले माना जा सकता है। डिले इज कॉस्ट ड्यू टू फ्रॉड, डिले को किया गया कोई फ्रॉड वगैरह की वजह से, अगली पार्टी ने कोई फ्रॉड किया उसकी वजह से डिले हो गया, ठीक है, कोई नेचुरल एक्ट की वजह से डिले हो गया, कोई इलनेस की वजह से डिले हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कोई डिले हो गया, तो इनको यहाँ पे डिले को जो है ना इग्नोर कर दिया जाएगा ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ मैक्सिमम, यहाँ पे अब सीपीसी में ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये होता है, लिमिटेशन एक्ट में हमें सेक्शन 113 में हमें पता चलता है वहाँ पे ये अप्लाई होता है, रिसर्सिव रिलीफ एक्ट में अप्लाई, मतलब पाकिस्तान में ये हर जगह रिट जुरिस्डिक्शन के लिए अगर आपने जाना है तो वहाँ पे भी आपने टाइमली जाना है, अगर आप टाइमली नहीं जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम था जिसमें हमने डिले डिफीट सिक्योरिटी को देखा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।